In this video, I will be discussing a chapter which is related to completely with magnet and magnetism. So हम सब ने कभी ना कभी मैग्नेट को देखा ज़रूर होगा और कुछ लोगों ने छोटे में उसके साथ खेला वेला भी होगा, गेम्स भी खेले होंगे. सो अगर आपने अभी तक कोई मैग्नेट नहीं देखा है तो प्लीज़ लुक इट अप इन द गूगल, और या फिर घर में कहीं ढूंढिएगा. यू माइट फाइंड इट इन ईयरफोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. So the chapter that we'll be starting is magnetism and matter. Okay, so the first thing is कि मैग्नेट एक्चुअली क्या काम करता है और किस तरीके से उसकी फील्ड होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज what are the different properties of any magnetic field that is generated by any particular magnet. तो अगर कोई मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है so it has the following 6 properties. First one being magnetic field lines by convention emerge from north pole and enter at the south pole. हमेशा किसी भी मैग्नेट के लिए दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं. मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल, यानी आपको किसी भी मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ या फिर सिर्फ साउथ नहीं मिल सकता. यू विल ऑलवेज गेट द पोल्स इन पेयर. So even if you break the magnet, it will develop its own different poles, that is south pole and north pole. So in the case of electrostatics, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता था. पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट यूज टू गेट एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज. In the case of magnets, the field originates from the north pole and it goes to the south pole, but it does not ends. Why? क्योंकि वो फील्ड फिर मैग्नेट के अंदर से चलती है और वापस नॉर्थ से निकलती है. सो यू कैन सी द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. हाउ? सोचिए, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड निकल रही है बाहर और फिर वापस अंदर जा रही है साउथ पोल से. तो जब वो फिर से बाहर निकलेगी क्लोज लूप बना के, सो इनसाइड द मैग्नेट इट इज ऑब्वियसली गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. Okay, so to clear these doubts and to clear this concept, I will use a diagram also. So सबसे पहले हम लोग properties पढ़ लेते हैं. Then the third property is magnetic field lines are closed curves. This is the result. Then the fourth thing is no two magnetic field lines can cross each other. ये बात सही है. कोई भी दो different field lines अगर आप बनाते हैं तो they will never ever cross each other. Cross करने का मतलब हुआ कि at that point the field is having two different directions, which is impossible for any vector quantity. एक समय पे किसी भी चीज़ का एक ही डायरेक्शन होता है. इसके अलावा क्वेश्चन द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका क्या होता है. इफ यू मेक द फील्ड लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाट यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड. वेयर एज इफ यू आर ड्रॉइंग इट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म, स्पार्स फॉर्म, दूर दूर बना रहे हैं, तो इन दैट केस द फील्ड विल बी वीक. इफ यू आर मेकिंग द पैरेलल लाइंस, इन दैट केस द फील्ड इज यूनिफॉर्म और यू कैन से कांस्टेंट. So this is the property, another property of the magnetic field lines. Then the last thing is that the magnetic field is vector quantity. This we have already understood क्योंकि in the previous chapter the entire thing was related to the magnetic field of one thing or the other. So we use vector quantities and the vector concept in order to solve the questions related to magnetic field. So magnetic field is all in all just a vector quantity which has magnitude as well as direction. So these are the different properties. Now to better understand them, let us see the diagram. तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है ये मैंने तीन डिफरेंट केसेस लिए हैं. फर्स्ट वन इज अ सिंपल बार मैग्नेट. बार मैग्नेट मतलब जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप में होता है और यू कैन से क्यूबॉइडल शेप में होता है. सो इट हैज़ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो लेट अस रिवाइज द प्रॉपर्टीज. नॉर्थ से निकली, एज यू कैन सी द एरो आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और ये कहाँ जा रहे हैं घूम घूम के, दे आर मेकिंग सर्कुलर लूप्स एंड एंटरिंग इनटू द साउथ पोल. अब देखिए ये यहाँ पे एंड नहीं होता, ये अंदर चलती है और फिर से नॉर्थ से बाहर निकलती है. सो नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कि इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, सो जस्ट लाइक इन द इलेक्ट्रिक डायपोल्स, अगर हम दो मैग्नेट पास में लें, सो देयर कैन बी टू पॉसिबल केसेस. either the same poles can be there or the different poles can be there. Same pole के केस में the third diagram is there, north north. So as you can see the field lines are repelling each other, इसीलिए like poles repel each other. See the magnetic field lines originated in both the cases because it is north pole and it repelled each other and move away from the other field. But in case of different poles, as you can see the field from north pole of the one magnet goes to the
field of the south pole of the second magnet. So they are forming a sort of a network of fields. Why? Because they are opposite poles, so they are attractive in nature. ठीक है, so this is the reason why opposite poles attract and the like poles repel each other. Okay, so now we are done with one concept. The next thing that we need to remember is how bar magnet can be compared as a solenoid. Solenoid क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा. Solenoid is something that is an electromagnet. So if it is an electromagnet, उसमें जब करंट पास होता है तो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. अगर मैग्नेट है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ पोल जरूर होगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. सो याद रखिएगा कि जहां से भी करंट जाता है सोलेनॉइड में दैट इज साउथ पोल, और जहां से बाहर निकलता है सोलेनॉइड से दैट इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन, अदरवाइज यू माइट गेट द क्वेश्चन रॉन्ग. तो let us see in the diagram. इस diagram में what we have a solenoid and we have a bar magnet and we are comparing their magnetic fields. So जो solenoid है उस केस में जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें से देखिए करंट बाहर जा रहा है, so it is a north pole and the other one is south pole. Clearly in this case also poles are developed. So how it behaves as an electromagnet, क्योंकि इसकी फील्ड निकलेगी. So see the fields are originating from the north pole and they are returning back to the south pole, and then again this field is going inside. As you can see the blue lines are also inside the solenoid. अब बात समझ में आ गई कि अंदर से भी चलता है. They form a entire closed loops. They do not terminate, they do not end at the poles, they are going inside also. So you can compare this with the bar magnet also. अब देखिए बार मैग्नेट की फील्ड जो हम लोगों ने बनाई थी. So as you can see these two are having the similar nature of poles and fields. So that is why we can say कि a bar magnet can act as an equivalent solenoid or a solenoid can act as a equivalent bar magnet, but until and unless current is applied. क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, करंट हट गया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. So this is the second thing that we were discussing. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक. The next topic is कि if you place the magnet in any particular magnetic field तो उस पर कुछ टॉर्क लगता है, इट ट्राइज टू रोटेट. ठीक है, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी द डायग्राम. नाउ दिस इज द डायग्राम. इस डायग्राम में देखिए वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स. तो मैं हर बार आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ लोग हो सकता है भूल गए हों, और टू अंडरस्टैंड द बेटर पिक्चर बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस. सी in the first case we have magnetic field ऊपर जा रही है, in the second case we have electric field ऊपर जा रही है. in the first case we have magnetic dipole north or south, यानी simply a bar magnet, and in the second figure we have electric dipole that is plus and minus charges in equal magnitude. you can say plus q and minus q. अच्छा, field में रखा है और there are poles or charges, so in that case force will be applied. ये जो फील्ड बाहर से चल रही है इट विल ट्राई टू अलाइन दीज टू इन इट्स ओन डायरेक्शन. तो एज यू कैन सी इनके दोनों के एंड्स पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो इन दैट केस अ टॉर्क विल बी एक्टेड. आई थिंक दिस इज क्लियर कि अगर टॉर्क लगता है तो टॉर्क इज जनरेटेड बाय अ कपल ऑफ फोर्सेस. ठीक है, सो कपल ऑफ फोर्सेस मीन्स फोर्सेस दैट आर opposite in direction but equal in magnitude, so which tends to turn the body or rotate the body. ठीक है, so इससे related एक derivation है that we need to understand. So let us begin with the derivation. सबसे पहले torque is equals to mb. So if it is mb it will be mb sin theta because cross vector यानी कि cross product जो होता है vectors का that is sin theta. So it will become mb sin theta, and this is the restoring force. What is the meaning of restoring force or restoring torque? It means that it is trying to move it back to its equilibrium or the stable position, यानी कि field के direction में. So it is minus mb sin theta. If you take the magnitude only, you will consider mb sin theta only. ठीक है. So by second law, one more thing was there कि restoring force जो होता है that is equal to IA, where I is the moment of inertia. And this A or alpha you can take it as any of the two. So this is the angular acceleration. कैसे? इसको भी याद करने का तरीका होता है
देखिए, जो काम स्ट्रेट लाइन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। ठीक है, सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉर्ट ऑफ अ मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉर्ट ऑफ। तो ये मैंने सॉर्ट ऑफ क्यों कहा? बिकॉज इन रोटेशनल मोशन मास की जगह पे आई लेते हैं और ए की जगह पे अल्फा लेते हैं। ठीक है, यानी मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया जाता है इन एवरी फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल मोशन। एंड इन केस ऑफ ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन वी यूज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो फ्रॉम दैट इज वेयर restoring torque is equal to I alpha. ठीक है, this is the concept of 11th rotation motion, but you need not to go into the detail. जो मैं बता रहा हूँ बस इसी को ध्यान रखिएगा and try to relate the concept. So I omega, अब सॉरी I alpha, so alpha is angular acceleration. अब अगर ये angular acceleration है तो इसका मतलब it will be change in angular speed upon change in time. acceleration का फॉर्मूला ऐसे ही कुछ होना चाहिए। एंगुलर स्पीड क्यों आई? एंगुलर स्पीड इसलिए आएगी बिकॉज व्हाट वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये सिंपल एक्सेलरेशन होता तो क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सिंस इट इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इट विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी कैन राइट अल्फा एज डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, अच्छा, अब अगेन इफ वी ब्रेक दिस ओमेगा ऑल्सो इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल गेट? इट विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस ओमेगा अगेन in change in displacement, angular displacement is measured by theta angle. So it, और पहले से d by dt बाहर है तो it will become d square theta by dt2. ठीक है, so now we have our value of torque as I d square theta by dt2. Now if we compare this with the mechanical torque क्या था जो हम लोगों ने mb sin theta निकाला था? कंपेयर दीज टू टॉर्क वैल्यूज, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस मैग्नेट रोटेट्स इन अ वेरी स्मॉल एंगल। सो बहुत छोटे एंगल्स के लिए दिस इज अ कॉमन एजम्पशन इन ट्रिग्नोमेट्री। इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल यू कैन टेक द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट द एंगल इटसेल्फ। यानी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि इस केस में होगा, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू? वी विल टेक थीटा एज इक्वल टू ऑलमोस्ट साइन थीटा. So I can replace this sin theta in the case of this torque equation and I will replace sin theta with just theta. तो मैंने mb theta is equals to I d square theta by dt2. ठीक है, I have replaced sin theta with theta. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से d square theta by dt2 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो it will be mb theta by I. So this resembles the harmonic equation. Now अब इस फाइनल इक्वेशन में द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 2 पाई बाई टी. ठीक है, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस ओमेगा इन द प्रीवियस इक्वेशन में जब आप रखेंगे ना तो यहाँ पे यू विल गेट द फाइनल फॉर्मूला एज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी. सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. ठीक है, दिस डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये 10 साल में 2 बार आया है हार्डली. सो हाँ, इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट इवन देन यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज सर्टेन पोर्शन ऑफ सिलेबस हैज बीन कट. तो इन दैट केस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बिकम ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. देन ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा बाउंसर मारेगा कुछ लोगों के ऊपर से बिकॉज कुछ लोगों का क्लास 11 उतना क्लियर नहीं होगा. सो एंड कुछ लोगों को लिखने का तरीके में इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. सो ऐसा एक गुमसुम ना होइएगा. विल डिस्कस इट लेटर ऑन अगेन. इसके बाद गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सिंपली टेल्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, इसमें भी है. तो इसमें बताता है कि कुल मिला के जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी बी ए कॉस थीटा. इट विल ऑलवेज बी जीरो फॉर एनी क्लोज सरफेस. अब सोचते हैं ऐसा क्यों? अगर आप किसी भी मैग्नेट को एक डब्बे में बंद कर दिए तो जब आप उसको डब्बे में बंद कर देंगे सो इट विल जनरेट अ फील्ड.
ठीक है। नॉर्थ और साउथ, इसके पास दो पोल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर। तो कुल मिला के जितनी फील्ड एक सरफेस से निकलेगी उतनी ही दूसरे सरफेस में चली जाएगी वापस, ठीक है। सो द नेट फ्लक्स विल बी जीरो, जितनी फील्ड निकल रही है उतनी ही फील्ड अंदर जाएगी पूरी सरफेस पे। वाई? बिकॉज यू हैव मैग्नेट एंड मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। सो दिस सॉर्ट ऑफ ऑल्सो इंडिकेट्स द फैक्ट कि मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल्स। Okay, so these are the different topics that are related to this magnetism and matter. This is the 50% of the chapter because few topics from the syllabus has been cut for this year. So this is pretty much the 50% of the chapter. अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, so please ask me in the comment or you can ask me in the personal messaging also, ठीक है। So this is all we have for इन दिस वीडियो। और हाँ, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी को भी कोई डाउट हो, सो आई एम टेलिंग यू अगेन, यू कैन आस्क मी इन द मैसेजेस और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।